हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटर एकेडमी। और आज हम सॉल्यूशन का आगे का पार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम किए थे मोलरिटी तक। मोलरिटी क्या होता है, उसको कैसे डिराइव करते हैं और उसके लिए फॉर्मूला और एक क्वेश्चन भी मैंने करा था। तो आज हम आगे बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। तो सबसे पहले समझिए बच्चों, नॉर्मेलिटी होता क्या है। ठीक है, नॉर्मेलिटी जैसे हमने मोलरिटी पढ़ा था कि 1 लीटर बिलियन में जितने सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट होंगे वो उस सॉल्यूशन का क्या कहलाएगा, मोलरिटी कहलाएगा। वैसे ही हम नॉर्मेलिटी में बात करेंगे कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलेय की नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलेय की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता की इकाई ग्राम तुल्यांक पर लीटर होगा। ठीक है, चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। एक लीटर बिलियन में उपस्थित 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलेय की नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, नॉर्मलता की इकाई ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स होता है। ठीक है, अब देखिए जो हम बात करेंगे इसके फॉर्मूला को। जैसा डेफिनेशन में आपने देखा है, नॉर्मेलिटी नॉर्मलता को कैपिटल N द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता बराबर होता है बच्चों, नॉर्मलता इज इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या डिवाइडेड बाय बिलियन का आयतन। किसमें होगा बच्चों बिलियन का आयतन, लीटर में। ठीक है, ये तो क्या है, डेफिनेशन के अनुसार परिभाषा के अकॉर्डिंग आपका क्या हो गया, फॉर्मूला। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। नॉर्मेलिटी को तो हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे, ये तो क्लियर है। और ग्राम तुल्यांक जो होता है बच्चों, ग्राम तुल्यांक होता है विलेय का भार डिवाइडेड बाय विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, विलेय का भार डिवाइडेड बाय विलेय का तुल्यांकी भार। तो यहां पे हम लिखेंगे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी बराबर विलेय का भार ग्राम में लिखेंगे बच्चों, डिवाइडेड बाय तुल्यांकी भार किसका, विलेय का, तुल्यांकी भार गुने आयतन लीटर में। ठीक है, यहां पे क्लियर है। और आगे बात करते हैं, विलेय के भार को हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करेंगे, तुल्यांकी भार को EW से,
और आयतन को v से। तो हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला नेक्स्ट, n इज इक्वल टू w स्मॉल w इन ग्राम डिवाइडेड बाय EW इनटू v इन लीटर। ठीक है, यहां पे क्लियर है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई EW तुल्यांकी भार क्या होता है। ठीक, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो तुल्यांकी भार को हम लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तुल्यांकी भार क्या होता है, मॉलिक्यूलर भार डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। ठीक है बच्चों, संयोजकता जिसको बोलते हैं। क्लियर, एन क्या है आपका वैलेंसी फैक्टर है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। ठीक, तो पहले तुल्यांकी भार आप निकाल सकते हैं और फिर यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक, बट यदि नॉर्मेलिटी किसमें हो बच्चों, इसका आयतन अगर मिलीलीटर में हो तो W इन ग्राम विलेय का भार डिवाइडेड बाय तुल्यांकी भार आयतन इन मिलीलीटर, ऊपर क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यूनिट क्या होगा इसका, ग्राम तुल्यांक प्रति मिलीलीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति मिलीलीटर, मिलीलीटर इनवर्स। इसका क्या हो जाएगा लीटर इनवर्स। ठीक, अब क्वेश्चन ये बच्चों, तुल्यांकी भार हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो तुल्यांकी भार तो निकालना इजी है। मॉलिक्यूलर वेट आपको याद होना चाहिए 1 से 30 तक, और उसके बाद वैलेंसी फैक्टर हम, जैसे आप 11th क्लास में पढ़े होंगे आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर, जो अम्ल होता है एसिड, एसिड का जो आपका अम्ल का बेसिसिटी होता है, एसिड का बेसिसिटी, उस एसिड का क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है, वैलेंसी फैक्टर कहलाता है। ठीक है, और बेस का जो एसिडिटी होता है वो क्या कहलाता है, स्मॉल एन की वैल्यू होता है, आई मीन वैलेंसी फैक्टर होता है। क्लियर है, और सॉल्ट के लिए जो चार्ज होता है उसका क्या होता है, प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे देख लेते हैं थोड़ा सा, वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड, संयोजकता गुणांक। ठीक है, जो अम्ल का हम क्या दिख रहे हैं, संयोजकता गुणांक। तो कैसे, मान लीजिए ये अम्ल है HCl है, H2SO4 है, ठीक है, H3PO4 है। तो बच्चों जितना हाइड्रोजन की संख्या है ना वो n की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको n निकालना है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है एसिड में वो उसका क्या कहलाएगा बच्चों, संयोजकता गुणांक कहलाएगा, वैलेंसी फैक्टर कहलाएगा, स्मॉल n की वैल्यू। क्लियर है, जैसे आपको मान लीजिए H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालना है, तो H2SO4 का भार कितना होता है, H2SO4 का मॉलिक्यूलर भार होता है 98, और हाइड्रोजन की संख्या कितना है 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तुल्यांकी भार कितना आ गया 49। समझे, तो ऐसे आप अम्ल के लिए यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हम अगर क्षार के लिए बात करें तो इसके लिए हमें थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा। क्षार का
संयोजकता गुणांक, क्षार के लिए n का मान, संयोजकता गुणांक का मान। तो देखिए बच्चों, एक साइड हम क्षार ले लेंगे, दूसरी साइड n की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो क्षार में जितना भी हमें OH मिलेगा, जैसे NaOH हो गया, MgOH होल ट्वाइस और FeOH होल थ्राइस, ठीक है बच्चों। तो जितना हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट है वही स्मॉल n का वैल्यू हो जाएगा। तो ये NaOH में कितना हो जाएगा, 1 2 और 3। क्लियर है बात, 1 2 एंड 3। ये तो किसके लिए हो गया, क्षार के लिए। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं लवण के लिए भी। लवण सॉल्ट के लिए n का मान कैसे फाइंड आउट करेंगे लवण के लिए। तो बच्चों लवण के लिए जो होता है, लवण पे जितना चार्ज उपस्थित होता है उसके गुणांक को हम क्या बोलेंगे, गुणांक के सम को संयोजकता गुणांक कहेंगे। जैसे अगर उदाहरण देखें बच्चों, NaCl, तो इस पे +1 चार्ज, इस पे -1 चार्ज, तो कितना होगा, 1 × 1 बराबर 1। MgOH होल ट्वाइस, तो Mg पे +2 चार्ज और OH पे -1 चार्ज, तो 2 × 1 = 2, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें जो Al2SO4 होल थ्राइस, इसके लिए इनका मान बात करें बच्चों, तो Al पे कितना चार्ज, +3 और SO4 पे कितना चार्ज, -2, तो 3 × 2 = 6। ये क्या हो गया, स्मॉल n की वैल्यू। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जो स्मॉल n का वैल्यू आएगा, ठीक है, उससे उसके मॉलिक्यूलर भार में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, आपका तुल्यांकीय भार आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन करने से पहले में देखेंगे बच्चों कि मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। देखिए बच्चों, नॉर्मलिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर बात, ये तो क्या होता है आपका नॉर्मलिटी। अब इक्विवेलेंट वेट को हम क्या लिखते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो ये वैलेंसी फैक्टर ऊपर आएगा बच्चों, तो n इंटू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो ये आपको कुछ दिख रहा होगा, ये पूरा पार्ट मोलरिटी टाइप का। तो ये क्या होगा बच्चों, मोलरिटी। तो यहां देखेंगे नॉर्मलिटी इज इक्वल टू संयोजकता गुणांक इनटू मोलरिटी, मोलरता। तो कैपिटल M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू M, ठीक है बच्चों। नॉर्मलता वाला क्या हो गया, लिख देते हैं
नॉर्मलता बराबर संयोजकता गुणांक इंटू मोलारता। अब यहां से मान लीजिए बच्चों एक का वैल्यू पता है, जैसे मोलरिटी आपने निकाल लिया, तो जो आपका विलय है उसके संयोजकता गुणांक से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोलरिटी में क्या आ जाएगा, नॉर्मलिटी आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपने नॉर्मलिटी निकाला है तो उसको संयोजकता गुणांक से क्या कीजिए, भाग कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, मोलरिटी आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं मोलरिटी निकालना चाहूं तो मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी नॉर्मलता बट्टे संयोजकता गुणांक। स्मॉल एन। ठीक है, तो इस तरह से अगर किसी एक का वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं तो दोनों को साइमल्टेनियसली निकाल सकते हैं एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन देखते हैं जो 7 ग्राम 500 मिलीलीटर 7 ग्राम 500 मिलीलीटर H2SO4 बिलियन की नॉर्मलता एवं नॉर्मलता एवं मोलरता निकाले। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या दिया क्वेश्चन में हमें गिवन है विलय का मात्रा गिवन है, मतलब स्मॉल w गिवन है। स्मॉल w कितना है बच्चों, 7 ग्राम। v कितना है, आयतन v है आपका 500 मिलीलीटर। ठीक है, तो मिलीलीटर को आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 से क्या करेंगे इसको डिवाइड, तो 500 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक, उसके बाद H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 ये हो जाएगा 98। ठीक है, देखिए H2 का कितना होगा 1 into 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 4 into 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 98। सब तो गिवन है। अब हम कोई एक वैल्यू निकालते हैं पहले, जैसे लाइक मोलरता फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट मोलरता, मोलरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, पुट करेंगे 7 ग्राम है डिवाइडेड बाय 98 है इनटू 500 और जो नीचे है वो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके 1000। ठीक, यही से कट जाएगा 2 टाइम से, यही से कट जाएगा 49। तो कितना आ गया, मोलरिटी इज इक्वल टू 7 बाय 49। 7 बाय कितना है बच्चों 49। ठीक, अब इसको क्या करेंगे और थोड़ा डिवाइड करिए, मोलरिटी इज इक्वल टू 1 बाय 7। ठीक है, इसको भाग देंगे, कितना होगा बच्चों 1.42। ठीक,
जब भाग में देख लीजिए 7 1 1 टाइम 7 3 0 4 2 0 0.142 कितना है बच्चों 0.142 क्या यूनिट क्या होगा यूनिट होगा बच्चों आप डायरेक्ट लिख सकते हैं मोलरिटी या लिख सकते हैं ग्राम मोल पर लीटर ग्राम मोल पर लीटर क्लियर। अब यहां से आपको क्या करना है नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों नॉर्मेलिटी डायरेक्ट हम निकालते हैं एक बार तो डायरेक्ट निकाल देते हैं हम n इंटू मोलरिटी की वैल्यू आपने निकाल लिया है और H2SO4 के लिए n कितना होगा 2 तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को 0.142 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 2 I mean 0.284 ग्राम तुल्यांक पर लीटर ग्राम तुल्यांक पर लीटर क्लियर बच्चों ये आपने नॉर्मलिटी आ गई सिंपल है अगर एक की वैल्यू आप निकालते हैं तो दूसरा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आप ठीक है। अब हम फॉर्मूला से भी निकाल लेते हैं उसको ठीक है तो फॉर्मूला में जब पुट करेंगे ये तो हो गया। अब मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूं मान लो कि आपको नॉर्मलिटी ही निकालना पड़े सिर्फ ठीक है तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है विलेय का भार ग्राम में विलेय का तुल्यांकी भार और आयतन किसमें बच्चों लीटर में मिलीलीटर में तो 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा नॉर्मलिटी बराबर 7 ग्राम दिया है तो 7 और तुल्यांकी भार निकालना है अपने को तो क्या करेंगे 98 डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज H2SO4 का क्या बच्चों वैलेंसी फैक्टर n का वैल्यू कितना होगा 2 इनटू आयतन की बात करेंगे तो 500 मिलीलीटर दिया है तो 500 मिलीलीटर को अपन क्या करेंगे बच्चों 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर में हो जाएगा ठीक। ये इससे कैंसिल आउट हो गया बच्चों 2 टाइम्स ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो n इज इक्वल टू 7 इंटू 2 बाय 49 ठीक। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 7 तो ये कितना हो गया 2/7 ठीक है 2/7 को अगर आप डिवाइड करेंगे 7 से 2 को तो कितना आ जाएगा 0 8 टाइम्स लगाएंगे तो 8 7 जा 56 8 7 56 कितना आएगा 4 0 सच्चर 28 7 5 35 7 5 सच्चर 42 7 5 35 ये कितना आ गया बच्चों 3 रजिस्टर अपने को निकालना है निकाल लिया कितना आया n की वैल्यू n इज इक्वल टू आया 0.285 यहाँ कितना आया था बच्चों 0.284 एक डिजिट अगर और आगे अपन चलते तो सेम वैल्यू आ जाता ठीक है तो अप्रोक्सीमेट क्या बच्चों सेम ही है तो आपका आ गया ये नॉर्मलिटी यूनिट में डायरेक्ट n लिख सकते हैं या ग्राम तुल्यांक पर लीटर ठीक है। तो ये था हमारा मोलरिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन ठीक। आगे बात करेंगे बच्चों मोलरिटी की मोलरिटी
ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं यहाँ से, ठीक है। ये जितने जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो बोर्ड के लिए सभी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। एक ना एक क्वेश्चन तो आता है यहाँ से, या तो न्यूमेरिकल पूछ दे या डायरेक्ट थ्योरी पूछ देता है, लेकिन बार बार आता है। बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोललता। मोललता, मोललिटी, मोललता, मोललिटी, क्लियर है बात। ये मोललिटी होता क्या है? जैसे मोललिटी पढ़ा था अपन, नॉर्मेलिटी पढ़ा, वैसे हम क्या पढ़ेंगे? मोललिटी। पर फिर से एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। मोललिटी क्या पढ़ा मैंने कि 1 लीटर बिलियन में जितना विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या होगा वो क्या कहलाएगा? मोललिटी कहलाएगा। नॉर्मेलिटी में हमने पढ़ा कि 1 लीटर बिलियन में जितना विलेय पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगा वो क्या कहलाएगा? नॉर्मेलिटी कहलाएगा। बट वहां सब जगह हम क्या ले रहे थे? 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर, लेकिन यहां हम क्या लेंगे? 1 किलोग्राम, ठीक है बच्चों। अब यहां पे क्या है? सॉल्यूट भी आपका रहेगा सॉलिड, और सॉल्वेंट भी क्या रहेगा? सॉलिड, दोनों ग्राम में हम लेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि सॉलिड पे, सॉलिड सॉल्यूशन पे ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत कम पड़ता है, निग्लिजिबल, ठीक। तो चलिए हम डेफिनेशन की बात करते हैं मित्रों। तो मोललता क्या होता है? 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता जो नोट्स बनाते चलेंगे आप, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब इसकी इकाई की बात करें हम, तो इकाई क्या हो जाएगी बच्चों? पहली बात तो मोललता को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसकी इकाई जो हो जाएगी, इकाई ग्राम मोल पर किलोग्राम, ठीक है, पर किलोग्राम, ठीक है, या ग्राम मोल पर ग्राम, ठीक। अब हम फॉर्मूला की बात करेंगे। मोललता, मोललता स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलायक का भार, ठीक है। अब विलेय के मोलों की संख्या, मोल क्या होता है? मोल होता है भार डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर भार, ठीक है। तो स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? भार, किसका भार? विलेय का भार, किसमें? ग्राम में, डिवाइडेड बाय विलेय का अनुभार गुने जो आयतन किसमें होगा? भार में, विलायक का भार, किसका भार? विलायक का भार, विलायक का
भार। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। विलायक के भार को स्मॉल w से रिप्रेजेंट करेंगे हम, स्मॉल w इन ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट को mw से, और ये जो विलायक का भार है उसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल W इन किलोग्राम। यदि विलायक का भार ग्राम में हो तो अपन क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो m इज इक्वल टू विलेय का भार डिवाइडेड बाय विलेय का अनुभार गुने विलायक का भार इन ग्राम, और ऊपर क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई में बच्चों जब इसको डिवाइड करेंगे ना 1000 से तो ये ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक, इसको देख लीजिए, आप इसके क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। थ्री 3.65 ग्राम 500 मिलीलीटर, 3.65 ग्राम HCl 500 मिलीलीटर जल में घुला है, ठीक है। तो विलियम की मोललता ज्ञात कीजिए, विलियम की मोललता ज्ञात कीजिए। सिंपल है बच्चों, आपको क्या दे दिया, भार दे दिया, और ये आयतन भी दे, मिलीग्राम, सॉरी मिलीलीटर नहीं होगा बच्चों, मिलीग्राम नहीं, 500 ग्राम। ग्राम, 1000 ग्राम किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम के बराबर। अब देखिए हम मोललता का फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज दिया हुआ है और क्या क्या चीज हमें फाइंड आउट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले जो पूछा जा रहा है ना उसके रिगार्डिंग आप फॉर्मूला जनरेट करें, फॉर्मूला लिखें और फिर देखें कि क्या गिवन है क्वेश्चन में और क्या हमें निकालना है। तो मोललता बराबर क्या होगा बच्चों, ये विलेय का भार, विलेय का अनुभार और विलायक का भार, ठीक है, इन किलोग्राम। ठीक, अब यहां किस में दिया बच्चों, ग्राम में दिया है, तो सबसे पहले इसको मॉडिफाई कर लेंगे, किलोग्राम को ग्राम में कर लेंगे और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब देखिए इस फॉर्मूला में कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है और क्या नहीं गिवन है। ठीक, तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, 3.65 ग्राम HCl, तो 3.65 ग्राम HCl 100 ग्राम जल में घुला है, सॉरी 500 ग्राम जल में घुला है, तो ये स्मॉल
W की वैल्यू कितना हो गया बच्चों 3.65 ग्राम, तो लिख लीजिए स्मॉल w इज इक्वल टू 3.65 ग्राम। अब MW ये जो है आपका अनुभार, ये आपको निकालना पड़ेगा। HCl का अनुभार कितना होता है बच्चों, HCl का अनुभार हो गया क्लोरीन का 35.5 और हाइड्रोजन का कितना 1, तो कितना हो जाएगा 36.5। चलिए MW भी आ गया। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये कितना है 500 ग्राम, तो 500 ग्राम को आप क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये किसमें आ जाएगा किलोग्राम में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ये सभी वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.65 डिवाइडेड बाय 36.5 into 500 into 1000, ठीक। ये तो ऐसे ही कर जाएगा 2 टाइम्स। अब देखिए ये भी वैल्यू सिमिलर है, बट यहाँ पे क्या मित्रों डेसिमल के बाद 1 डिजिट है नीचे में, ऊपर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो या तो आप दोनों को क्या कर लो इक्वल कर लो, और नहीं ऐसा नहीं करना है तो आप क्या करिए यहां से डेसिमल हटाइए, नीचे में 1 के बाद 2 जीरो, यहां से डेसिमल हटाइए, ऊपर 1 के बाद 1 जीरो। डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उतना ही 1 के बाद 0 हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इधर देखेंगे 3.65 into 2 by 36.5, ठीक। तो ऊपर में अपन क्या करें ये डेसिमल हटाएं, ऊपर में 1 के बाद 1 जीरो हो गया, ठीक है, डेसिमल खत्म। सिमिलरली ऊपर से डेसिमल हटाइए और डेसिमल के बाद कितना डिजिट 2 डिजिट, तो 1 के बाद 2 जीरो, तो 1 0 0, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए बच्चों। अब यहां से देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, आपके पास कितना बचा 2/10, ठीक है, और 2/10 को आप डिवाइड करिए 2 को 10 से, तो जैसे ही 2 को 10 से आप भाग करेंगे तो ये 0.2 आ जाएगा, ठीक है। देखिए इधर मैं करके दिखाता हूं, ये 2 है नहीं लगेगा तो पहले डेसिमल लेंगे 0, 10 टू 20, ठीक है। तो ये आपका क्या है आंसर। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो ये तो मैंने एक क्वेश्चन बताया, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, या तो डेफिनेशन पूछ लिया जाएगा या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नोट डाउन करें प्लीज। अब हम आगे बढ़ेंगे, मोलरता हो गया, नॉर्मलता हो गया, मोलरता हो गया, अब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। अभी एक ही क्वेश्चन करते चलते हैं, लास्ट में सबका कंबाइंड क्वेश्चन भी करेंगे अपन। चलिए तो देखते हैं। अभी क्या है वीडियो कट हो गया था कुछ सही, तो मैं बोल रहा था पता भी नहीं चला। चलिए तो एक बार फिर से समझते हैं मोल प्रभास क्या होता है। मोल प्रभास क्या होता है बच्चों, विलयन में क्या होता है, दो चीजें होती है, एक तो विलय होता है, दूसरा विलायक होता है, ठीक है। तो मोल प्रभास जो होता है वो किसी एक कंपोनेंट का मोल और विलयन के मोल के अनुपात होता है। मोल प्रभास क्या होता है बच्चों, कोई एक घटक
और कि कोई एक घटक का मोल और बिलियन के मोल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाष कहते हैं। ठीक है, मोल प्रभाष को x द्वारा प्रदर्शित करते हैं और मोल प्रभाष की कोई यूनिट नहीं होती है, बिकॉज ऊपर भी मोल और नीचे भी मोल, तो क्या होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मोल प्रभाष क्या होगा, मोल प्रभाष को मोल अंश भी कहते हैं, अंग्रेजी में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो मोल प्रभाष क्या होगा, बिलियन में कोई एक घटक, वो विलेय हो सकता है या विलायक हो सकता है, तो बिलियन में कोई एक घटक के मोल तथा बिलियन के मोलों के अनुपात को मोल प्रभाष कहते हैं। फिर से सुनिए, बिलियन के मोल, बिलियन के कोई एक घटक के मोल विलेय हो सकता है, विलायक हो सकता है, तथा बिलियन के मोलों के अनुपात को मोल प्रभाष कहते हैं। क्लियर बात? तो चूंकि आपके ध्यान के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है, मोल प्रभाष की कोई इकाई नहीं होती है। ठीक, मोल प्रभाष को x द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना भाई, प्रदर्शित डिनोट किया जाता है। अब मैंने मान लिया है, माना विलेय का, विलेय a है और विलायक b है। ठीक है बच्चों, a क्या है, विलेय, और b क्या है, विलायक। इधर देखिए, विलेय के मोल क्या हो जाएगा बच्चों, विलेय के मोल को हम Na से रिप्रेजेंट किए और विलायक के मोल को Nb से रिप्रेजेंट किए हैं। तो विलेय का मोल प्रभाष क्या हो जाएगा, XA, x मोल प्रभाष होता है, और विलेय को आपने, विलेय को किससे रिप्रेजेंट किया है, A से, तो XA, और XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। इसका मतलब हुआ कि विलेय का मोल डिवाइडेड बाय विलेय प्लस विलायक का मोल। ठीक, सिमिलरली अगर आप विलायक का मोल प्रभाष निकालते हैं तो ऊपर में क्या आ जाएगा, विलायक का मोल, और नीचे में विलेय और विलायक दोनों का मोल। क्लियर बात? अब बिलियन में जितने भी कंपोनेंट है बच्चों, वो सभी के मोल प्रभाष का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है या 100% होता है। ठीक है, तो x से प्लस x3 प्लस डॉट 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 किसके बराबर हो गया बच्चों, 1 के बराबर। देख लीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए, और नहीं तो नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिए होंगे आप। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं हम। मोल प्रभाष पे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोल प्रभाष। क्वेश्चन है बच्चों, एक बिलियन में जल 25%, एथेनॉल 25% तथा एसिटिक अम्ल 50% उपस्थित है, तो बिलियन के प्रत्येक घटक, तो बिलियन के प्रत्येक घटक का मोल प्रभाष
या मूल अंश ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, ग्राम में भी दे सकते हैं, ठीक है। 25% जल का मतलब क्या है बच्चों? 25 ग्राम जल। 25% एथेनॉल का मतलब है 25 ग्राम एथेनॉल, और 50% एसिटिक अम्ल का मतलब है 50 ग्राम एसिटिक अम्ल, ठीक। तो यहाँ पे देखें हम बच्चों, कितने कंपोनेंट है सॉल्यूशन में? 3 कंपोनेंट है। तो हम जानते हैं बच्चों कि जल 18 ग्राम जल कितने के बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है, ठीक है। तो 18 ग्राम जल 1 मोल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया है? 25 ग्राम दिया है, ठीक है। तो 25 ग्राम, तो 1 ग्राम कितने के बराबर? 1/18। तो 25 ग्राम कितने के बराबर बच्चों? तो 1/18 इंटू 25। तो 25 ग्राम जल कितने मोल के बराबर होगा बच्चों? तो 25/18 मोल, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.38 मोल। कितना मोल आ गया? 1.38 मोल। सिमिलरली हम बात करेंगे एथेनॉल के लिए, तो 18 ग्राम जल में कितने? 1 मोल। तो एथेनॉल क्या होता है? C2H5AOH, आई थिंक 60 होता है इसका एटॉमिक मास। कितना हो गया? 12 2 सा 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है। तो कितना हो गया? 9 10 16 और 1 2 28 5 6 30 40 46, ठीक है। 46 होगा। कितना होगा बच्चों? 46। तो ये 46 आ गया। तो 46 ग्राम एथेनॉल में कितने मोल होंगे? तो 46 कितना? 25 डिवाइडेड बाय 46, ठीक है। 25 डिवाइडेड बाय 46 आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.58 मोल, ठीक है। 0.58 मोल। अब हमारा तीसरा है बच्चों एसिटिक अम्ल, ठीक। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड क्या हो गया, और ये थर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। एसिटिक अम्ल कितना होता है बच्चों? 60 होता है आई थिंक एसिटिक अम्ल का, ठीक है। तो बच्चों 60 ग्राम एसिटिक अम्ल मतलब CH3COOH बराबर 1 मोल होता है। इसी तरह आप निकालेंगे कितने ग्राम का बच्चों? 50 ग्राम में निकालना है, तो 50 डिवाइडेड बाय 60, 50 डिवाइडेड बाय 60 आ जाएगा 0.38 मोल। कितना आ जाएगा? 0.83 मोल, 0.83 मोल, ठीक है। 0.83 मोल। इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 54 मोल होगा। कितना होंगे? 54। तो हम सभी का मोल निकाल लिए, जल का मोल निकाल लिया, एथेनॉल का मोल निकाल लिया और एसिटिक अम्ल का मोल निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है सबका? मोल प्रभाज। क्या निकालना है बच्चों? मोल प्रभाज, ठीक है। तो पहले जल का मोल प्रभाज निकालना है बच्चों, प्रत्येक घटक का निकालना है। प्रत्येक घटक का क्या निकालना है? मोल प्रभाज। तो XH2O, तो NH2O बाय NH2O प्लस NC2H5OH प्लस NCH3COOH। मेरे कहने का मतलब तीनों का मोल, ऊपर 1 का मोल डिवाइडेड बाय तीनों का मोल। तो जल का कितना है मोल? 1.38 डिवाइडेड बाय
पूरे का मोल तो 1.38 प्लस 0.54 मोल ऑफ एथेनॉल प्लस 0.83 मोल ऑफ एसिटिकम। ठीक है बच्चों, सभी को क्या कहते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 4 12, 12 और 3 15, 5 3 और 5 8 और 8 16 और 8 17। ठीक है, और 1 1 2 2.75। फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको आप तुम क्या करेंगे, डिवाइड। अब देखिए बच्चों, ऊपर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, नीचे में भी डेसिमल के बाद कितना, 2 डिजिट। हम ये दोनों ऊपर नीचे डेसिमल को हटा सकते हैं बच्चों। ठीक है, और जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.50। कितना आएगा, 0.50। अब एक का निकालिए, दूसरे का निकालेंगे। दूसरा है XC2H5OH। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों, C2H5 का मोल कितना, 0.54, तो 0.54 ऊपर में ले लेंगे, 0.54। और डिवाइडेड बाई तो सब इतना ही के बराबर होगा ना मित्रों, तीनों का सम तो हमेशा होगा, है ना। तो कितना लेंगे, 2.75। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और इसको इससे क्या करेंगे, आप भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.54, सॉरी 0.54275। तो डिवाइड करने पे आएगा 0.19 के आसपास। ठीक है, तो ये हमारा किसका मोल फ्रैक्शन हो गया बच्चों, एथेनॉल का। देन हमें इसी तरह से किसका निकाल लेना है, एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल। ठीक, तो एसिटिक अम्ल का कितना हो जाएगा, XCH3COOH इज इक्वल टू 0.83 डिवाइडेड बाय 2.75। ये 2.75 क्या है, हमेशा ये तो क्या है, बिलियन का मोल है, तो तीनों में बिलियन का मोल तो सेम ही आएगा। अब यहां से ये डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा आपका 83 डिवाइडेड बाय 275, ये आ जाएगा 0.30। ठीक है, तो ये आपका मोल प्रभास और मोल प्रभास पे बेस्ड क्वेश्चन। तो आई थिंक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सभी कंसंट्रेशन टर्म समझ में आया होगा। हम पहले बात किए थे इससे पहले, चलो आप पहले इसको नोट डाउन कर लो। इससे पहले मित्रों हम बात कर लिए थे कंसंट्रेशन टर्म में, मैं सारा एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। कंसंट्रेशन टर्म में हम सबसे पहले देखे थे परसेंटेज बाय वेट। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत, परसेंटेज बाय वेट देखे थे। तो परसेंटेज बाय वेट में क्या था बच्चों कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थों के ग्राम में मात्रा क्या कहलाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। ठीक है, तो विलेय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलेय का द्रव्यमान इनटू 100, वहां से हम फाइंड आउट कर लिए थे। ठीक है, ये नोट डाउन हो गया हो तो निकालो। सेकेंड था हमारा बच्चों आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत में मैंने क्या देखा था कि 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थों के मात्रा मिलीलीटर में। ठीक है, विलेय पदार्थों के मिलीलीटर में मात्रा आयतन प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखे थे बच्चों द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या देखे थे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में हमने क्या देखा था कि 100 मिलीलीटर बिलियन में
उपस्थित विलेय पदार्थों के मात्रा ग्राम में, विलेय पदार्थों की मात्रा ग्राम में उपस्थित हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। क्या बोले, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो 3 टर्म हो गया था। उसके बाद मैंने बात किया था मोलरता क्या होता है। ठीक है, मोलरता आज डिस्कस करा मैंने। मोलरता क्या होता है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या क्या कहलाता है, मोलरता। फिफ्थ जो हमारा कंसंट्रेशन था, टर्म था, वो था नॉर्मलता। नॉर्मलता में हमने क्या डिस्कस करा था कि 1 लीटर बिलियन में विलेय पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। फिर हम दोनों के बीच रिलेशन देखे थे कि नॉर्मलता जो होता है वो वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरता। ठीक है, और फिर वाइस वर्सा, मोलरता वहां से अगर आपको निकालना है तो फिर क्या हो जाएगा, नॉर्मलता डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। देन मोलरता की बात किया था मैंने। मोलरता क्या होता है कि 1 लीटर बिलियन में, सॉरी यहाँ पे क्या लेंगे, बिलियन लीटर में नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे किस में लेंगे, विलायक का भार लेंगे। ठीक है, तो 1 किलोग्राम विलायक या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने लास्ट टर्म डिस्कस किया मोल प्रभास। मोल प्रभास क्या होता है, बिलियन में 2 घटक होते हैं, तो बिलियन के किसी एक घटक के मोल तथा बिलियन के मोलों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल प्रभास, इसको 1 से द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है जो हमेशा आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नीट और आईआईटी एग्जाम में मिलेगा कि कौन सा कंसंट्रेशन टर्म ताप पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे भी जाते हैं। तो देखिए बच्चों, जिसमें भी आयतन लीटर में आ रहा है ना, वो ताप पर निर्भर करेगी, और जिसमें लीटर नहीं आ रहा है, जिसका आयतन किलोग्राम में है, वो ताप पर निर्भर नहीं करेगी। तो कौन कौन सा ताप पर निर्भर नहीं करेगी बच्चों, तो आपका द्रव्यमान प्रतिशत, ऊपर भी ग्राम में नीचे भी ग्राम में, तो वो ताप पर निर्भर नहीं करेगी। दूसरा आपका क्या है बच्चों, मोलरता, ऊपर भी ग्राम में नीचे भी ग्राम में, तो ये भी ताप पर निर्भर नहीं करती है। और तीसरा है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में भी ऊपर भी आपका मोल्स है, नीचे भी मोल्स है, तो ये भी ग्राम पे ताप पे निर्भर नहीं करती है। तो 3 कंसंट्रेशन टर्म ऐसा है बच्चों जो ताप पर निर्भर नहीं करती है। एक बार मैं फिर से बोल दूं, द्रव्यमान प्रतिशत, मोलरता और मोल प्रभास। देख लीजिए, द्रव्यमान प्रतिशत, मोलरता और मोल प्रभास, ये तीनों कंसंट्रेशन टर्म ताप पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बच्चों वेपर प्रेशर क्या होता है, वास्प दाब और रॉल्ड्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो आप वीडियो को इसी तरह देखते रहिए, अपना नोट्स बनाते रहिए और बोर्ड का प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, और साथ में आईआईटी जेईई और नीट का भी प्रिपरेशन करिए। थैंक यू वेरी मच।